समात्रोति एतामानस्य महिमातो जायां सकुलका पार्वतत्वा भूतानि विवात्मामितन्वी विवाद अधिवादुहा सजातो अतरिक तपस्या भूमिमतो पुरः ओम मोघने कृष्णोधम प्रवसे प्रसवरे त्वासरि विरुद्धपार्श्वः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि सरस्वत्यै नमः। पहली बार एसआर जी श्री सुनील कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं और इसकी शुरुआत निपुण योजना जिसमें 3P मीन्स प्रोसेस प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन, ये प्रस्तुति प्राथमिक विद्यालय तो क्या क्या मिला हुआ है टीएलएम सामग्री हम लोग को क्या क्या मिली है विभाग के द्वारा? गणित में क्या क्या गणित की है गणित प्रिंट रिच में बोला जाता है कि कविता है कहानी है ना। तो ये सब चीजें जो सारी मिली हुई हैं इनका उपयोग, जो मेरा टॉपिक है कि वो सारी चीजें हमको आपको ग्रुप में देनी है और ग्रुप में आप उसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कविता है, कोई कहानी है, कोई आज कहानी, आज कविता, वो बताना चाहिए। गणित की टीम मिली हुई है और जहाँ जूनियर है वहाँ विज्ञान पीठ भी मिला हुआ है। तो वही सारा जो टॉपिक है 20 मिनट का ये यही है कि आप इन सब चीजों को क्लास में कैसे उपयोग करते हैं। तो ये आप लोगों को बताना है कि कैसे उपयोग करते हैं। जैसे अगर कोई कहानी मिले या आप एक पोस्टर देखते हैं इसको कैसे उपयोग करते हैं क्लास में। बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे मतलब उनकी अभिव्यक्ति बढ़ती है ना। वो अपने मन से सोच के बताते हैं कि यहाँ एक लड़की है, ये कुत्ता देखी, या जो भी जिस तरीके से वो सब बच्चे अपनी अपनी कहानी बताएंगे। इसका उपयोग अलग अलग बताएंगे। इसका उपयोग हम लोग ऐसे करते हैं। और जैसे कभी उसमें लिखा आता है, हम लोग संदर्शिकाएं जब पढ़ते हैं तो उसमें लिख के आता है कि आज हमारी कविता करनी है। और देखिए बिग बुक किसी ने नहीं बताया, बिग बुक मिली हुई है हम लोगों को, 5 बिग बुक है, उनका हम लोग उपयोग करते हैं। बिग बुक का उपयोग कक्षा 1 और 2 में किया गया, 3 में इस बार से हटा दिया गया है, ये भी बताया गया था ट्रेनिंग में। तो यही टॉपिक है कि आप अब ये हमारा काम था बताना, अगर कोई प्रेजेंटेशन करना चाहे तो यही कविता कहानी है, इनको कैसे आप कक्षा में इस्तेमाल करते हैं तो आप बता सकते हैं, है ना सर। यही कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस वाले सिस्टम में जो उन्होंने रखा आपके सामने बात, अगर किसी को कोई संदेह हो, डाउट हो कि कक्षा 1, 2, 3 में कहानी कविता के चित्रचार्ट और गणित के पोस्टर जो हैं, गणित की इनका प्रयोग कैसे करें, कंफ्यूजन है हमें, उनके बारे में आपको अगर कोई सवाल है तो आप सवाल बोलिए, सवाल ये नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। किसी के यहाँ कोई समस्या हो, दिक्कत हो, आपको डाउट्स हो, आपको कंफर्म ना हो कि कितने कविता कहानी के चित्रचार्ट पोस्टर हैं, 1 के 2 के 3 के कैसे प्रयोग करें हम, या हमको नहीं मिला है, जो भी आपका संदेह कक्षा 1 से 2, 3 तक में प्रिंटेड मटेरियल को लेकर के हो, है ना, तो आप बोल सकते हैं। आपका सवाल यहाँ नोट कर लेंगे। अभी बता देंगे, नहीं बताएंगे तो आपके विद्यालय तक ARP को भेज देंगे कि आप जा करके वहाँ आपका सवाल ARP को ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे जब भी ARP आपके विद्यालय में जाए अगले दिन तो आपकी वह संख्या समाधान वो पूर्ण करें, है ना। ये बैठक के हम लोग इसलिए करते हैं कि आपसी विचार विमर्श हो जाए, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, इसके लिए बैठक हो रही है ना। तो कहीं कोई दिक्कत दक्षता स्तर से ऊपर है, जो सप्ताह हम चला रहे हैं उस दक्षता स्तर से ऊपर भी बच्चे हैं, उनके अनुसार वहाँ पे काम करते हैं। और जो दक्षता हम चला रहे हैं उससे नीचे है, उसके लिए रेमेडियल। तो करंट सप्ताह 1 हम लेके चलते हैं।
और उसमें हमको 3 तरह के बच्चे मिलते हैं। एक सक्षम बच्चे मिलते हैं, एक मध्यम बच्चे मिलते हैं और एक संघर्षशील बच्चे मिलते हैं। जो सक्षम बच्चे मिलते हैं उनको थोड़ा हम ऊपर का भी जो किताब का टेक्स्ट बुक पढ़वाने लगेंगे उनसे, जो हमारी किताबें जिस कक्षा में चलती हैं। अगर बच्चे 5 बच्चा निपुण लक्ष्य ऐप का आकलन हमने किया या वर्क बुक का हमने काम कराया या सप्ताह के अंतर्गत हमने आकलन किया बच्चे का, हमने पाया कि ये बच्चा इस दक्षता में कॉम्पिटेंट है, तो हमने निपुण तालिका में उसका अंकन कर लिया, है ना। ये बच्चा इस दक्षता को प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो उसको प्राप्त कर लिए हैं? 5 बच्चे, 7 बच्चे, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहां पे सीख रहे होते हैं, उसके नजदीक। कुछ ऐसे हैं जो उससे पिछली ही दक्षता को नहीं जान पा रहे हैं, नीचे हैं। 3 तरह के बच्चे हमें मिलेंगे। तो तीनों बच्चों को अपनी शिक्षक डायरी जहाँ स्वयं आकलन होता है वहां पर हम ऐसे एक लाइन में सक्षम बच्चों का नाम लिख दिया उस सप्ताह में, बीच में मध्यम बच्चों का नाम लिख दिया और नीचे। तो सारा डेटा हमारा उस टॉपिक का जो हम वहां पढ़ा रहे हैं वहां निकल के आ गया। नहीं भी नाम लिखा तो संख्या लिख लिया और नाम अपने पास कहीं रख लिया। हमें हमारे दिमाग होना चाहिए, है ना। और जो सीख गए हैं उन बच्चों का तालिका में अंकन कर लिया, है ना। अब दक्षता आधारित आकलन हमने कर लिया और दक्षता का जो स्तर हमारे दिमाग में पता चला इस बच्चे का क्या स्तर है, उस स्तर के बच्चे का जो सबसे नीचे यही बताता है कि आपकी जो बच्चे निपुण नहीं है। हमने निपुण ऐप से भी आकलन किया, है ना, वर्क बुक में काम कराया और जो तालिका है उसके भी सवाल जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में है या कि संदर्शिकाओं में है वहां भी काम कराया। आकलन कई तरीके से बच्चे का किया, है ना। तो जो बच्चा निपुण नहीं है वो बच्चा कहाँ आएगा? संघर्षशील। हर दक्षता में कुछ बच्चे निकल के आएंगे ना। तो अब संघर्षशील बच्चों के लिए क्या रणनीति है हमारी, क्या प्लान हमने बनाया, उसी को रेमेडियल बोलते हैं। रेमेडियल उसी हर लर्निंग आउटकम का रेमेडियल हर सप्ताह जो समाप्त होता है तो हर सप्ताह में एक दिन हमारा रेमेडियल का है। उस रेमेडियल में वो बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए काम करते हैं। जो सीख गए हैं वो पीयर लीडर का काम करते हैं, उनको लीडर बना दिया। ये एक बालक नहीं सीख पाया, ये सीख गए, इनको इनके साथ बैठा दिया कि अब तुम जो है इनको अभ्यास करके यहाँ पे तुम देखो। तो बच्चे बच्चे से ज्यादा सीखते हैं। तो पीएलसी का कॉन्सेप्ट हो गया वहां रेमेडियल के अंदर। तो बच्चा इन्वॉल्व हुआ ना, बच्चे को होना चाहिए कि हम खाली न बैठे। अगर हम रेमेडियल पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को जो बच्चा नहीं सीख पाया है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो सीख पाया है उसमें वो खाली बैठा वो क्या करेगा? तो उसको ये लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, वो डिस्टर्ब करेगा। तो उसके लिए उसको इन्वॉल्वमेंट कहाँ कर रही है? पीएलसी के साथ। आप में से एक टीचर को यहाँ बैठा दिया, आपका एक शिक्षक यहाँ आ गया एसआरजी के रूप में, तो आपके साथ काम करने लगा, वहां इन्वॉल्व हो गया। एक एआरपी के रूप में चला गया और एक शिक्षक का यहाँ चला गया, शिक्षक समूह के रूप में चला गया। एक कोई आपका हेडमास्टर बन गया। है सारे टीचर, बट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इन्वॉल्वमेंट ये आपका होगा। यहाँ हमारा कोई ऑफिसर नहीं बैठा हुआ, यहाँ शिक्षक समूह बैठे हैं, यहाँ पे शिक्षक बैठे हैं, यहाँ पे शिक्षक बैठे हैं, यहाँ शिक्षक बैठे हैं, बट देयर रोल आर डिफरेंट। ये शिक्षक समूह की भूमिका में हमें आज इस एजेंडे पे बात करनी है ना। वो शिक्षक समूह के हमको ये प्रेजेंट करना है। एक टीचर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आकर के जो प्रदेश स्तर का जोड़ दिया गया कि आपके पास ज्यादा समय आप लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या काम हो रहा है वो विद्यालय तक पहुंचाइए। अब एक जो है सहायक अध्यापक एक पर्टिकुलर क्लास को देख रहा है, उसका एक्सपीरियंस कक्षा 2 के नोडल टीचर का गणित का अलग होगा, क्योंकि वो एक बच्चे के साथ काम कर रहा है। एक शिक्षक संकुल को अपना विद्यालय मॉडल 2-3 और विद्यालय दे दिया, थोड़ा सा उसका जो है दायरा हल्का सा बढ़ा। एक एआरपी को ब्लॉक लेवल तक कहलाया कि पूरे विद्यालय में जाओ, आप अपने शिक्षक साथियों को जो अच्छे काम है, बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, उनको शेयर करो, यहाँ से वहां, वहां से वहां। उसे क्या होगा? एक जो है कल्चर डेवलप, एक कल्चर की बात है, कल्चर डेवलप होगा, शेयरिंग का डेवलप होगा। जो अच्छा काम करा उसके अच्छे काम हर जगह प्रचारित होंगे। अपना एक दूसरे को देख करके आदमी खरबूजा खरबूजे देख के रंग बदलता है। हम अपने परिवार से ज्यादा सीखते हैं,
अगर हमारे बीच में कोई एक बाहरी व्यक्ति आकर के इनोवेटिव आइडियाज देता है तो हम देखते तो हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें कमियां निकालते। लेकिन हमारे बीच के लोग ये लगेगा कि ये जमीनी हकीकत पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी स्कूल का उसने अपने स्कूल में इसी परिस्थिति में काम किया है, तो अपने विद्यालय की बात जब हमसे बताता है तो हमें लगता है कि हम एक ही ब्लॉक के हैं, एक ही गांव के हैं, एक ही प्रॉब्लम है, और यहाँ पर अगर इन्होंने कर लिया तो इस तरीके नहीं बढ़ती है। यहाँ क्षमता बढ़ानी नहीं है, यहाँ पे प्रत्येक टीचर को प्राइमरी में क्षमता अपनी घटानी है उनके स्तर पे। बच्चों का स्तर थोड़ा सा एज ग्रुप के अनुसार कम होता है ना। तो हमको बच्चों की तकनीकियां सीखनी है, बच्चों की बारी सीखनी। हम बचपन से बड़े हो गए, अब भूल गए बचपन। हम छोटे थे, अब यादों में बचपन रह गया। बड़े हो गए, कॉलेज गए, कॉलेज का कल्चर डेवलप हो गया, रिसर्च का कल्चर डेवलप हो गया, और फिर टीचर गए, ट्रेनिंग का कल्चर डेवलप हो गया, और अचानक सा बच्चों के बीच में आए तो हम जिस कल्चर से भी आए हैं वो कल्चर बच्चों के बीच परोसने लगे। हम यूनियन में अगर हैं, टीचर यूनियन में अगर हम हैं, तो टीचर यूनियन का भी कल्चर हमारे व्यक्तित्व में दिखता है। जो जिस डेजिग्नेशन में रह के काम करता है उसका वो कल्चर उसके व्यवहार में, बातचीत में दिखता है। वो कल्चर बच्चों में भी दिखेगा। इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी कि हम जहां भी काम करते हैं उनको एक साथ बैलेंस करके इनके स्तर पर सीखें। तो हमें अपना लेवल थोड़ा सा कम करके बच्चों के स्तर पे उतारना है। अगर तो इसके लिए अगर निरीक्षण या प्रशिक्षण न हो तो क्या शिक्षक नहीं पढ़ाएगा? आदर्श शिक्षण वह है जो बिना निरीक्षण और बिना प्रशिक्षण के दबाव के हो, वह प्राकृतिक शिक्षण होगा बस। लेकिन ये होता है निरीक्षण प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक है कि जहां पे ऐसा न हो कि अराजकता फैल जाए। कुछ लोग ये सोच लें कि निरीक्षण होगा ही नहीं, हम चाहे जब आए, इसलिए आवश्यक हो गया प्रशिक्षण। अगर हमने अपने आप को बदला नहीं, जैसे हम जब पढ़ रहे थे तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज क्या हो गया? टेक्नोलॉजी। अब हम कहें कि बच्चों को जैसा मुझे टॉपिक मिला है तो क्योंकि मैं हर विद्यालय व्यक्तिगत विजिट तो किया नहीं, ये बेसिकली हमारे ARP या संकुल सर लोग कहते हैं ज़्यादा अच्छा होता है, बट मुझे टॉपिक दिया गया है। मैं कुछ शिक्षक विषय में जानता हूँ जिसके विषय में बताना चाहूँगा। जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, जैसे हमारे विद्यालय सुरेंद्र सर हैं, आपके माही से सुरेंद्र सर हैं, सुरेंद्र मिश्रा सर हैं, ये सब। और हमारे आप लोग जानते हैं ममता मैडम है, उनका तो भाई इनोवेशन ही बहुत अलग है। तो इनका जो पढ़ाने की टेक्निक है और बच्चों से जो लगाव है वो बेहतरीन है, क्योंकि मैंने सुनील सर को व्यक्तिगत पढ़ाते हुए देखा है। और मैं आपको बताऊंगा, ये कुछ समय कस्तूरबा विद्यालय संबंध भी किए गए थे। तो अभी जो शिक्षक दिवस में उनके साथ गया था, तो आप आशा मानेंगे जो भव्य स्वागत बच्चों ने उनका किया, मतलब कहते हैं ना रोम खड़ा, मैंने देख रोम खड़ा भी, हाँ वास्तव में ऐसे बच्चे कर सकते हैं किसी टीचर के साथ। तो ये था, बट और तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, बट यही कहूँगा कि हमारे सुनील सर का टीचिंग टेक्निक और सुरेंद्र सर माही सर जो है, राज माही सर है, उनकी टीचिंग टेक्निक बहुत बेहतरीन है। उनका मैंने देखा वीडियो, तो मैं उससे काफी प्रभावित हुआ। पहले से संपर्क है सर, लेकिन सर बड़े ज्ञानी हैं और किसी बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। चाहे विद्यार्थी जसराम रहे हों, चाहे साथी को संभाल रहे हैं, और उसके लिए नवाचारों में काफी आगे रहते हैं सर। और विपुल भारत मिशन में भी काफी अच्छा योगदान है। 3 सार्जित यहाँ है, तीनों का अपनी जगह मान लीजिए, सर का अलग ही कुछ महत्व है कि कुछ बातों को व्यवहारिक रूप में समझाते हैं क्या सही मांग है, और जो किताबी लिखा तो बात अलग है, ये समझा देंगे आप समझ भी जाएंगे, आप समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हम सर इको क्लब जो है, हर विद्यालय में इको क्लब का गठन करना था। कुछ विद्यालय में हुआ है, कुछ लोगों ने हो सकता है ना भी किया होगी, तो उसको कर लीजिएगा। इसमें इको जो है इकोलॉजी से लिया गया है, परिस्थिति यानी हमारा वातावरण जो पर्यावरण है उससे, और इको क्लब फॉर मिशन लाइफ दिया गया है, LIFE। लाइफ मतलब जीवन तो नहीं है, उसमें शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है
लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी अपनी लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट के लिए करिए। तब बता रहे जो थीम दी गई है उसमें किया गया है कि हर विद्यालय में इसका गठन होगा। तो जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे वो इको क्लब के प्रभारी होंगे। सुन लीजिए इस बात को, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ये आदेश आया था, हमने अपने यहाँ गठन कर दिया, लेटर में है वो सुन लीजिए। इको क्लब का जो प्रभारी होगा विद्यालय का प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक होगा, और एक नोडल शिक्षक होगा जिसको हरित शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। हरित नोडल शिक्षक होगा, उसका एक सहायक साधन शिक्षक होगा, सहायक हरित शिक्षक या सहायक नोडल शिक्षक होंगे। और पूरे आपके स्कूल से एक बच्चा, बालक या बालिका उसकी कैप्टन होगी, इको क्लब की कैप्टन होगी। और हर कक्षे से एक बच्चा समन्वयक होगा, उसका कोऑर्डिनेटर होगा, ताकि और बच्चों को मोटिवेट कर सके इसके लिए। और जूनियर स्तर के साथ एक कक्षा में एक बालक एक बालिका को दिया गया है। हालांकि वहां से सर वो सूचना मांगी गई थी कि बालक एक बालिका का नाम दीजिए आप, तो अपने यहाँ भी आदेश में एक ही का लिखा गया, लेकिन मांगा गया तो वही का मांगा गया था, एक बालक एक बालिका अलग अलग। तो आप एक बालक एक बालिका कक्षा से बना सकते हैं, वो बेनिफिशियल है, कोई इसमें नुकसान नहीं। कोऑर्डिनेटर रहेगा, यानी जो मोटिवेटर टाइप का बच्चा होगा उसको करिए ताकि वो मोटिवेट कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति, प्रदूषण के प्रति और सबके प्रति जागरूक करना, कि बच्चे जो नई शिक्षा नीति 2023-2020 और जो NCF 2023 है, इसमें फोकस किया गया कि बच्चे इन्वायरमेंट से जुड़े रहें, पर्यावरण के बारे में। जैसे हम लोग बड़े होकर पढ़ते हैं तो उसके तो बच्चे बचपन से उसके बारे में जानते रहे। एक मिशन के तौर पे गवर्नमेंट ने चलाया है, नई शिक्षा नीति में इसको किया गया है कि वो मिशन के तौर पे बच्चा जानता रहे, इन्वायरमेंट से एकदम जुड़ा हुआ रहे। तो हर महीने में जून से चल रहा है प्रोग्राम, जून से चल रहा है, ये चलेगा मार्च 25 तक पूरा ये चलाएगा। उसके बाद फिर दूसरी थीम आगे, दूसरे पे काम होगा। तो उसमें हर महीने क्या करना है और किस किस उस पर काम करना है, ये पूरा रजिस्टर में हम लोग को लिखना भी है कि ये काम करवाया गया, ताकि बच्चों में उसकी जागरूकता बनी रहे और बच्चे पर्यावरण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जोड़े रखें और आने वाले दिन में पर्यावरण के प्रति एकदम से समर्पित रहें। जैसे कुछ अक्टूबर में 1 से 7 अक्टूबर तक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाने का आदेश आया था। मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतुओं के उनके बारे में पूरा जानकारी का सप्ताह दिया गया था अक्टूबर 1 से 7 तक में। उसमें वन जीव संरक्षण जागरूकता वगैरह का, जैसे 14 नवंबर बाल दिवस है, उसमें पर्यावरणीय गतिविधियां करानी है क्लासों में हर बच्चों से। उसमें पोस्टर बनवाने हैं, प्रतियोगिताएं करवानी है, निबंध होना है, वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है। और जो भी जैसे 14 नंबर वाले पॉइंट में कि लाउड स्पीकर और गैर जरूरी हार्न जो बजते हैं ये कितना नुकसानदेह होता है। ध्वनि प्रदूषण से वायु प्रदूषण भी नुकसानदेह, ध्वनि प्रदूषण पर ज़्यादा फोकस करनी। ये हमारा टॉपिक नवंबर में आएगा कि हार्न और जो डीजे वगैरह बजते हैं ये कितना नुकसानदेह, बच्चों को जागरूक करना है। आजकल इसका काफ़ी फैशन समझिए, धार्मिक फैशन समझिए या फिर वैसा रीति रिवाज समझिए, शादी विवाह में काफ़ी ज़्यादा हो गए। हम आप भी जाते हैं डीजे के पास खड़े नहीं होते, बहुत तेज बजता है। तो बच्चों में जब जागरूकता होगी तो वो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण को समझेंगे कि ये क्यों नुकसानदेह है हमारे लिए, और आने वाले समय में उसकी रोकथाम करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और जैसे फिर आपका दिसंबर में है, 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन मतलब प्रदूषण रोकने के लिए डे मनाया जाता है। उस दिन काम करना है। वैसे हर सप्ताह के शनिवार को, हर सप्ताह के हर शनिवार को जो है उसमें आपको इको क्लब की गतिविधियां कुछ ना कुछ करानी है। और जो कुछ स्पेशल डे आते हैं उसमें स्पेशल डे का काम होगा ही, मतलब हर शनिवार को प्रत्येक सप्ताह में होना ही है। मुख्य उद्देश्य यह है कि नई शिक्षा नीति के तहत कि बच्चों को उसमें जोड़ा जाए पर्यावरण के प्रति। देखें हम लोग जागरूक रहते हैं, लेकिन पेड़ जब लगाते हैं, पेड़ आया फोटो खिंचवा दिए, फोटो खींच के लग गया। एक बार छोटी सी कहानी बताया, एक बार जब अपने यहाँ ममता मैडम थी भी जानते होंगे ज़्यादा, तो उसमें ये था कि सर ये होगा कि कहीं फोटो जिले से मांगा गया था कि फोटो खिंचवा के देना वृक्षारोपण पर, तो नाम नहीं देंगे। अपने बीआरसी के टीचर थे, उन्होंने फोटो जो बनवा के दिया, तो फोटो छांट रहे थे, 10-12 फोटो थी कि 2 फोटो 3 फोटो वहाँ जाना था।
तो उसमें जो फोटो खिंचवाई गई थी उसमें पेड़ का डाल तोड़ दी गई थी और नीचे से पत्ते उसमें निकले हुए फोटोग्राफी होगी। अब उन्होंने कहा कि कम से कम फोटो खिंचवा दो तो मेरे पे ध्यान दीजिए कि नीचे से बराबर से पत्ते कहाँ निकल आएंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई नीचे से पत्ते निकल आए तो भाई हम ऊपर जाकर तब भी होगा तो हम निकलते भाई फिलहाल वो इनोवेशन था। डांट तो पड़ी होगी। तो हमारा कहने का उद्देश्य यहाँ ये है कि हम लोग पर्यावरण के प्रति कहते तो हैं पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको वास्तविकता में माने उसको पेड़ अगर हमने लगाया है तो उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी, उसको पानी देना, उसको सुरक्षित करना भी हमारे ये धर्म मान लें कि हम पेड़ जो है एक पेड़ जरूर जीवन में लगाए, जीवन है तो उसको जीवन समझे सिर्फ कहें ही ना। अब बच्चों में भी यही भावना जागृत करें ताकि आने वाले समय में बच्चा जितना बड़ा छोटा है बड़ा होता जाएगा। तो ये भी था कि 35-35 पेड़ सर आदेश आता है 35-35 पेड़ बच्चे लगाए अपने माँ के नाम से लगाए, पेड़ लगा के उस पर स्टिकर लगाएंगे, उस पर माँ का नाम लिखेंगे, अपनी माँ के नाम से रहेगा, उसको सुरक्षित करेंगे। ठीक उपलब्ध जो गठन ना भी कर पाया हो किसी तरह करके उसको क्रियाशील कर दीजिए। ये थैंक यू। ये जो है 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी जो है हमारा एक कंप्यूटर का जो मॉडल है वो हमारे पास मोबाइल के माध्यम से हम पर्सनल रूप से ले करके अपने साथ 24 घंटा उसका उपयोग करते हैं। इसमें हम गूगल के माध्यम से नई नई जानकारियां ट्रैक, नए जो है ऑनलाइन जो है मैसेज, डाटा और ट्रांजैक्शन को भी ऑनलाइन करते हैं। तो इसी में हमारे जो है विभाग में अभी कंप्यूटर में बेसिक एजुकेशन में उच्च स्तर में जो क्लासेस में शिक्षण का कोर्स जो चालू था, कंप्यूटर के 1 चैप्टर या 2 चैप्टर ऐड किए गए थे, उसमें ये 8 से 9 चैप्टर ऐड किए गए हैं, जिनमें प्रोग्रामिंग बच्चों को स्टार्टिंग में आपको कंप्यूटर का जो है कितने फेज में कंप्यूटर है, किस जनरेशन में कितना प्रोग्रेस हुआ है और इसका उपयोग कितना बृहद होकर के हमारे हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसका उपयोग हम किस स्तर तक कर सकते हैं। इसका उपयोग छोटे स्तर पर हम जो है मोबाइल के माध्यम से सारे लोग यूज करते हैं। अगर हम उसको किसी फंक्शन में पूछ लें कि अगर हमको डिलीट करना है, व्हाट्सएप में चैट को डिलीट करना है तो किस प्रोसेस के द्वारा डिलीट करेंगे, तो शायद उसका आंसर किसी के पास स्टेप वाइज नहीं होगा। इसी को हम इसको चरणबद्ध पद्धति से उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं, अपनी नए जनरेशन बच्चों को उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, उस स्टेप को जानेंगे कि स्टार्ट से एंड तक किस किस स्टेप से गुजरना होता है और उसमें हम जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे कि लॉजिकली और अर्थमेटिकली कहाँ कहाँ प्रोवाइड होगा, किस फंक्शन के तहत यस की पोजीशन में हमको क्या रिजल्ट आएगा, नो की पोजीशन में क्या रिजल्ट आएगा। हम लोग यहाँ पर जो है लिटरेसी प्रोग्राम करने गए थे कंप्यूटर में, तो वहां पर हम लोगों को छोटे छोटे कंप्यूटर के जो है वीडियो क्लिप बना करके उसको रनिंग फॉरवर्ड में कराया गया था। रनिंग फॉरवर्ड में कराने के लिए वो पाइथन जो है कोर्स किया गया था। पाइथन का जो है लैंग्वेज है, उसमें कुछ सिंबल्स हैं, कुछ उनके स्टेप हैं और उनको ऐड करके हम जो है प्रोग्राम को रन करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, रन कराते हैं। तो हमारा जो है कॉमिक जो है कैरेक्टर होते हैं, जो छोटा भीम है या मीना की जो है पैरेट है, किस तरह से फ्लाइंग करते हैं, किस तरह से उड़ते हैं, बॉल कैसे जंप करती है, कितना ऊपर जाने पर जो है धीमे जाएगी कि फ्लो जाएगी, उसको रनिंग कराते हैं। वो रनिंग हम 10 सेकंड या 15 सेकंड के बीच की रनिंग कराई गई थी, इतना ही सिखाया गया था। इसको हम बच्चों को अपने सब्जेक्ट में जो कोर्स बढ़ा है उसको हम ऐड करके उसमें शिक्षण का देंगे। कितने हैं वो इसको गिन करके और दहाई पे लिख लिया, सैकड़े पे कितना है सैकड़े पे लिख लेगा, तो इससे बहुत अच्छे से संख्याओं की समझ हो जाती है। तो इसका उपयोग जरूर आप लोग करें। और कक्षा 4-5 में तो किताब में इसका चित्र बना है, लेकिन चित्र से वो चीज क्लियर नहीं होता है। तो
ये बहुत बेहतरीन लगा मुझे कि इससे प्रयोग से जो कमजोर सबसे बच्चा तो वो भी गिन के बता दे रहा है। ठीक है, तो हमें अगर कोई चीज हम नहीं समझा पा रहे हैं तो हमको ये सोचने की जरूरत है कि कौन सी गतिविधि हम चेंज कर दें या कौन सा टीएलएम हम जो नवाचार है उसके बारे में सोचते रहें कि कैसे करें कि ये बच्चा समझ जाए जो संघर्षशील वाला है, और संघर्षशील वाले को ही हमको आगे ले जाना है। पानी इधर ले बाकी सक्षम वाला तो अच्छा करता ही रहता है। ठीक है, पानी इधर ले आओ। वो ये है। है ना? इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बीच में एक निपुण भारत का लोगो बना है ना? ये देखिए, यहाँ पे एक निपुण भारत का लोगो बना है। अब स्क्रीन नहीं है तो वहां दिखाया था। तो इसमें आप देख रहे हैं ये गैप एरिया, क्या लिखा है? गैप। बच्चे का हमें गैप पता लगाना है कि बच्चे के अंदर गैप कहाँ पे है ना? लर्निंग गैप, एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस एक्चुअल आउटकम, LG इक्वल टू EO माइनस AO, है ना? लर्निंग गैप बराबर होता है जो अपेक्षित आउटकम है बच्चे का, उसमें घटाएंगे वास्तविक आउटकम। जितना हमें चाहिए अब हमारे पास है कहाँ, दोनों का अंतर गैप कहलाता है। तो बच्चे में गैप पता करना है। गैप पता करने के फिर हमें क्या गोल प्राप्त करने हैं, लक्ष्य क्या है हमारा, निपुण लक्ष्य क्या हमारा है, बच्चा किस कक्षा में है, क्या सिखाना है। फिर उसके बाद है आपका पाथवे, बच्चे को उसके गोल तक पहुंचाने के रास्ता क्या है, क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या टीएलएम्स हैं जो सरकार ने हमें दिए हैं। फिर उसके बाद कल्चर, कल्चर का मतलब होता है हमारी टेक्निक, टीचिंग मोड हमारा क्या है, बच्चों के साथ किस तरह से हम डिजाइन करें, एक्टिविटीज किस तरह से हम करें, एक कल्चर कैसे डेवलप हो टीचर और बच्चों के बीच में। फिर है तब क्या करेंगे, असेसमेंट। बाद में बच्चे का असेसमेंट हो गया तो दो चीजें आएंगी, या वो निपुण बन जाएगा या नॉन निपुण है। फिर से गैप पता लगा, फिर से वही एरिया ये चक्र हमारा चलता है। तो पहले हम असेसमेंट करते हैं, सबसे पहले असेसमेंट से गैप का पता चलता है। गैप का पता चलने के बाद हम उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से रास्ते को अपनाना है, उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी हमारी कल्चर होगी, विधा क्या होगी। फिर से हमने असेसमेंट किया। ये हमारा हर सप्ताह में चलता रहता है। तो इसको आप देखेंगे अलग अलग जो दिया गया है। तो जैसे पहला है आपका गैप पता करना। गैप पता करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, सबसे पहले गैप को पता करने के लिए मैं सुनील कुमार तिवारी शपथ लेता हूं कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को बुनियादी दक्षताएं प्राप्त कराते हुए प्रत्येक विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करूंगा और सभी सहभागियों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करूंगा। मैं अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान दूंगा। जय हिंद, जय शिक्षा। निपुण प्रदेश उत्तर प्रदेश, हम बनाएंगे निपुण प्रदेश। बोलिए, हम बनाएंगे निपुण प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। छोटे से प्रयास से हमने सूचना तो आपको पहले से दी है और हम जो है सलिम भाई के माध्यम से सूचना यहाँ पे दिए और यात्री के माध्यम से आज यहाँ पे आना है। तो आप सारे लोग प्राइमरी जूनियर के इकट्ठा हुए और दोनों कमरों में, दोनों कक्ष में अलग अलग बैठक एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल ने बना रखी थी, पहले से लिखा हुआ मिला और एक एक एजेंडे पर इन्होंने जो है चर्चा की। इसके लिए हम इनको शिक्षक संकुल को भी बधाई देते हैं, ताली बजा दीजिए आप इनके लिए। शिक्षक संकुल में रहना चाहिए, है ना। और जो भी प्रेजेंटेशन शिक्षक साथी कर रहे थे उधर का प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं दे पाया, लेकिन मतलब मेरे जो है कानों तक आवाज आ रही थी कि वहाँ भी बढ़िया चर्चा चल रही थी। मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया,
लेकिन यहाँ पे जो है खुर्शीद जी ने जो है इको क्लब के बारे में बहुत अच्छी जो है वार्ता किया, और मैडम ने इनोवेशन के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, जितना एजेंडा था आपका लगभग विधिवत एजेंडा जो है सारा चर्चा किया गया। और एक बार जो एजेंडा जो है ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो हमारे शिक्षक संकुल साथी ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो हमारे सारे टीचर एक बार उसका अवलोकन करके अपने डायरी में नोट कर लेंगे। उस पर एक इको क्लब के लिए इंग्लिश में राइटअप लिखा हुआ है, उसको एक इको क्लब का रजिस्टर बनाएंगे और इको क्लब का जो गठन करके जो उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट कौन होगा, इंचार्ज कौन होगा, सारे लोग उनका नाम रख लेंगे साइन मोहर के साथ। जब भी कोई जाए तो आप इको क्लब का गठन दिखा दिए, हमारी ये कमेटी है। इको क्लब के क्या काम है, वाटर कंजर्वेशन वगैरह, जो हमारा पर्यावरण है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी उसमें से देनी होती है, अपने परिवेश के बारे में, तो वो महत्वपूर्ण चीज़ है। और बाकी जो निपुण के लिए एक राइटअप दिया गया है, सर्कल बना हुआ है, जिसको मैंने उस क्लास में बताया है, उसको पर भी एक बार हम लोग फोकस कर लेंगे, जिससे हमारा जो असेसमेंट नेट और सेट का 2 असेसमेंट है, एक डीएलएड का हमारा असेसमेंट है, यह तीनों असेसमेंट से हम लोग पार करते हुए और मार्च तक हम लोग अपने विद्यालय को निपुण बना लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जो लोग इस बैठक को अब आज यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अब राष्ट्रगान के बाद हम लोग यहाँ से